हेलो दोस्तों, मैं सुमित अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास वाइज हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है क्लास 6 की। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ और लोगों को भी हो सके। साथ ही ये सीरीज़ आपको आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में भी मदद करेगी, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, बीएड, सीएड और अन्य एग्ज़ाम्स जो कि टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। उन सभी एग्ज़ाम्स में ये सीरीज़ आपको बहुत मदद करेगी। साथ ही ये सीरीज़ उन अकेडमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि क्लास 6 में पढ़ते हैं, या फिर क्योंकि क्लास 6 में जो पढ़ते हैं और क्लास 6 के बाद मैं क्लास 7 की सीरीज़ लेके आऊँगा, क्लास 8 की सीरीज़ लेके आऊँगा। इससे पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब सभी के लेक्चर्स में क्लासेस वाइज कवर करूँगा, तो आपको कहीं और भागने की या कहीं और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सारा आपको सिलेबस इस चैनल के माध्यम से कवर कराया जाएगा। तो कृपया आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर जो कि बचा हुआ है, चैप्टर फर्स्ट, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो बाकी का हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ से अपना हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। आज मैं ये चैप्टर आपका ख़त्म करा दूँगा। अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। सही बात है, बिल्कुल। यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे पांडुलिपि का जो मतलब है, पांडुलिपि का मतलब है मैन्यूस्क्रिप्ट, MANU, मैन्यू, SCRIPT, स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, पांडुलिपि का अर्थ इंग्लिश में अनुवाद मैन्यूस्क्रिप्ट है। और ताड़पत्रों का मतलब होता है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ताड़पत्रों, ये जो ताड़पत्र हैं, ताड़पत्रों का मतलब होता है, ये ताड़पत्रों का मतलब होता है पाम लीफ, PALMLEAF, पाम लीफ। ठीक है दोस्तों, ताकि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो पहले के समय में जो लिखावट होती थी वो इस तरह के ताड़पत्र पे होती थी, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लिखावट इस तरह के। और ये जो ताड़पत्र है ये कहाँ पे पाया जाता था, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इसके बारे में दोस्तों कुछ यहाँ पे भी बताया गया है, अपन इसको भी देख लेते हैं। लेफ्ट तरफ में है यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। 1000 वर्ष पहले किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। दोस्तों ये रही, देखिए वो ताड़ पत्र पे ये पांडुलिपि। और दोस्तों, किताबें बनाने के लिए इन ताड़ों को काटकर जो है वो एक साथ किया जाता था। देखिए ये है दोस्तों, किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। और अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस पेड़ से, तो ये है भुर्ज नामक पेड़ की छाल से, जो कि हिमालय क्षेत्र में क्या है, उगने वाला पेड़ है, ये हिमालय क्षेत्र में। दोस्तों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन टेक्स्ट बुक्स में, बस आप साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आइए दोस्तों, अब ये दूसरा पैरा है इसका। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों से धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इन पांडुलिपियों से हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है। इन पांडुलिपियों से हमें पता चलता है
धार्मिक मान्यताओं व विहारों, राज्यों के जीवन और औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों के बारे में हमें पता चलता है इनसे। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का मतलब दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में अभिलेखों का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन। एक मिनट गलत हो गया। इंस्क्रिप्शन, INSCRIPTION, इंस्क्रिप्शन दोस्तों। इंस्क्रिप्शन का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो धातु का मतलब दोस्तों यहाँ पे धातु का मतलब है, धातु का इंग्लिश में मतलब होता है दोस्तों मेटल मतलब पत्थर तथा मेटल, क्योंकि ये कठोर होते हैं तो इन पर ही ये लिखे जाते हैं ताकि लोग बाग मिटा ना सकें, या और इनका मतलब उन पर मतलब अच्छे से लिखे जाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं लोग बाग। पहले के समय में कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, मतलब अपने कार्यों के बारे में बताया है इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इन जो ताड़पत्रों पर जो है ये अपने शासक जो थे अपनी लड़ाइयाँ करके आते थे, तो विजय के बारे में इन ताड़पत्रों पर ही अपना मतलब लिखवा के लेखा जोखा अपने पास रखते थे। ये आपके मतलब का इतना नहीं है, ये जो पिंक उससे लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद का मतलब यहाँ पे दोस्तों है आर्कियोलॉजिस्ट। ARCHAE है दोस्तों, ये AELOGISTS, आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। इनका काम तो होता था इन सब की ये स्टडी करते थे, चित्रों की, मूर्तियों की, इमारतों की, ठीक है ना। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्रति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे, ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ठीक है। तो धातु का मतलब मेटल होता है, और बाकी आपको यहाँ पे जो भी मैंने अभी पढ़ा है वो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस चित्र के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। बाएं मतलब लेफ्ट तरफ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये जो पात्र है ये प्राचीन मतलब एंशिएंट टाइम का है, तथा इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। इस तरह के दाएं मतलब राइट साइड में ये जो दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक पुराना चांदी का सिक्का, ये देखिए दोस्तों, ये इसकी बात हो रही है। पुराना चांदी का सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ऐसे सिक्कों का यूज़, इन पर काफ़ी सारी चीज़ें बनी होती थी इन सिक्कों पे। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। आजकल के जो सिक्के होते हैं वो प्रॉपर कटाई से बने होते हैं, हम गोल रहते हैं, ऐसे आड़े टेढ़े नहीं रहते। पहले के सिक्के ऐसे ही चलते थे, उन पे मतलब कुछ ना कुछ बनावट होती थी, किसी राज्य का साइन या कोई एक एनिमल वगैरह कुछ ऐसा बना हुआ होता था। आजकल के सिक्के देखो प्रॉपर कटाई वाले चलते हैं, वैसे नहीं चलते हैं। और ये इस तरह का मतलब इसको सुराही कह लो, घड़ा कह लो, इस तरह का मतलब पात्र का यूज़ होता था पहले समय में। इनमें पानी वानी काफ़ी ठंडा रहता था, ठीक है। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की
हड्डियां भी ढूंढते थे। अब क्यों ढूंढते थे? इसमें उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। मतलब अतीत में हड्डियों से वो ये पता लगा लेते थे कि भैया अतीत में लोग बाग मतलब किन जानवरों को कैसे मतलब खाते थे, किस जानवर को ज़्यादा खाते थे, उसका पता लगा लेते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। सही बात है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? मतलब ये मतलब एक क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जा रहा है, मिलते होंगे। तो पांडुलिपियों मतलब वही मैन्यूस्क्रिप्ट, अभिलेखों तथा पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार मतलब हिस्टोरियन, स्रोत माने सोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अतीत का अध्ययन जो करते हैं मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, और इन सोर्सेज का जैसे ही पता चलता है तो हमें भी एक मतलब अंदर से एक इंटरेस्ट जाग जाता है हमारे अंदर भी कि हाँ यार इस समय कैसा हुआ होगा, कैसे रहते होंगे लोग, कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे, कैसे मतलब कैसे किस तरह का माहौल रहता होगा, क्या है। तो मतलब हम लोगों को भी एक इंटरेस्ट जाग जाता है हिस्ट्री पढ़ने में कि हाँ यार ऐसा होगा या ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करने लगते हैं, अपनी एक इमेजिनेशन बिल्ड करने लगते हैं अपन। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि इस अतीत के बारे में जानना, उसकी स्टडी करना। अब क्या है, अतीत एक या अनेक, एक है या बहुत सारे हैं अतीत। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। बहुवचन के रूप में इसलिए किया गया है क्योंकि अतीत है। अब अतीत में इन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो बोला नहीं है, अतीत में कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो इसलिए इसका जो प्रयोग है वो बहुवचन के रूप में किया गया है यहाँ पे। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालन अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ऐसे ही जैसे कि आज हैं अलग अलग मतलब कंट्रीज़ में, अलग अलग शहरों में लोग अलग अलग तरह के भोजन खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग मतलब जैसे कि इसमें बताया गया है अंडमान द्वीप में मछली पकड़ कर खाना, शिकार करते हैं, जानवरों का पकड़ के उन्हें खाते हैं। और शहरों में खाद्य सामग्री पे लोग वहाँ निर्भर रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। शहरों में रहने वाले लोग जैसे कि खाद्य सामग्री आपूर्ति के लिए अपने अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ऐसे ही लोग मतलब इस तरह के लोग भी, ऐसे ही लोग अतीत में भी अपने भोजन इसी प्रकार मतलब करते थे। कुछ लोगों को शिकार विकार करना पसंद था और कुछ लोग मतलब शाकाहारी थे। कुछ लोग ये मछलियाँ वगैरह नहीं खाते थे, उन्हें यही हरी सब्जियाँ वगैरह यही सब मतलब जो उगाते थे वही खाते थे, इस तरह से। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब इन चीज़ों का लेखा जोखा कौन रखेगा कि तुमने दिन भर में कितने लोग जानवरों को मारा, कितने मछुआरों ने कितनी मछलियों को पकड़ा, ऐसे ये सब तो ना लोग वहाँ पहले इसका लेखा जोखा रखते थे। हाँ, राजा जरूर अपनी मतलब उसका विजय का लेखा जोखा इसलिए रखते थे कि उससे उनका नाम होता था, उससे उनकी मतलब एक पहचान होती थी, कितना ताकतवर है कौन राजा ये पता चलता था। इसलिए पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है।
वो तो जितना आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी कर पाते हैं हम उतना ही इन सब के बारे में जान पाते हैं। अब तिथियों का मतलब, अब हम जो ये BC हुआ, AD हुआ, ये जो यूज़ करते हैं ये किस तरह से यूज़ करते हैं, तो आइए इसके बारे में जानें। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष ऐसा कुछ बताओ, जैसे कि 2000 वर्ष है, मतलब इस तरह से अगर कोई जनरल पूछेगा तो अपन यही तो बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वहाँ से इसकी जो है वो तिथि की उनके जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके भी 2000 वर्ष के बाद से है। इस 2000 वर्ष का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों में हम ईसा पूर्व लगाते हैं, मतलब BC का प्रयोग करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, BC का प्रयोग करते हैं, ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है ना। 2000 मेन जो ईयर है वो 2000 है। अब इतिहास और तिथियां और जानते हैं इसके बारे में, इतिहास और तिथियों के बारे में। अंग्रेजी में BC और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट से होता है। ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, वो बताया था ना अभी। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसा, AD तिथियों से पहले AD मतलब आफ्टर डेथ लिखा पाती हो। यह एनो डायमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, CE से कॉमन एरा तथा BCE से बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। अब इनका क्यों होता है? हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा एक कॉमन है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कब? जब अंग्रेजी शासन अपने यहाँ ज़्यादा विद्यमान था तब हुआ था ऐसा। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है, ठीक है। अब पुष्ट 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? पता लगाइए। अब आप, ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा जा रहा है कि उन्हें कितना समझ में आया। अब अपन इस पे आइए। जैसे हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। समय का मतलब ही ये है कि समय समय पर चीज़ें बदलती हैं, एक प्रकृति का नियम ही है समय के साथ बदलना। तो ऐसी चीज़ों में समय समय के बाद बदलाव आता रहा है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र मतलब इजिप्ट से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, ठीक है। ये हैं इस तरह से, लेकिन इसके बारे में अभी आपको खुद पता चल जाएगा, ये पढ़ के देखिए आप। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। ऊपर जो अभी आपने इमेज देखी थी उसके बारे में बात हो रही है। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यह L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़ियों के चित्र बने हैं। देखिए ऊपर, जैसे देखिए लायन के लिए L बनाया है इन्होंने, चिड़ियों के लिए देखिए A शब्द का प्रयोग किया है, इस तरह से बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनारे लिए
एक बार उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकेंगे। सही बात है, यहाँ पे अक्षरों को उन्होंने अगर एक बार पहचान लिया, जैसे कि एल शब्द का अर्थ जो है वो लाइन के लिए यूज़ हुआ है, ए शब्द का अर्थ चिड़िया के लिए यूज़ हुआ है, के शब्द का अर्थ ऐसे किसी ट्राइंगल के लिए यूज़ हुआ है, पी शब्द का अर्थ ऐसे किसी स्क्वायर के लिए यूज़ हुआ है, तो वो आसानी से जो है वो उस भाषा को पहचानने लगते थे। ठीक है, तो अब हमारा आज ये चैप्टर दोस्तों ख़त्म हो गया है, क्या कब कहाँ और कैसे। अब आपको दोस्तों आपने खुद देखा होगा कि इन बुक्स में कितने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई हैं। तो दोस्तों ये पहला चैप्टर था, ऐसे ऐसे हम लोग धीमे धीमे करके ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे और मैं आपको सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन ऐसे अच्छे से करता हुआ चलूँगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों इसी जोश के साथ कल मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।